एस्टिमेट द कंक्लूजन ड्रॉन बाय द रदरफोर्ड फ्रॉम हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आपने क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है, चेक करें, वहाँ चैप्टर का लिंक दिया हुआ है। तो बच्चों ये 3 मेन कंक्लूजन थे, हम फटाफट आपको बता देते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या था? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, ठीक है। याद करिए जो गोल्ड फॉइल होता था बच्चों, इसमें से अच्छा अल्फा पार्टिकल क्या होता था, याद करिए, हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2। हीलियम का सिंबल देखिए, हीलियम में ऊपर 4 लिखा होता है, नीचे 2। तो बताइए यहाँ पर मास नंबर कितना है? 4। एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 2। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा? 2 पॉजिटिव, तो He2+, ठीक है। हीलियम का जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है वही क्या होता है? अल्फा पार्टिकल। इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो मोटी मोटी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हीलियम के एटम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ना, तो जो बचता है वो उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। और इसकी खासियत क्या होती है? ये कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा। तो अल्फा पार्टिकल कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। अब इसको बार बार हम ना He2+ ना लिख के क्या लिखते हैं? अल्फा पार्टिकल लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों? आपको तो पता ही है कि यहाँ न्यूक्लियस है जो कि डेंस है, और न्यूक्लियस का साइज जो है वो एटम के साइज से बहुत छोटा है। अभी भी हमने क्वेश्चन नंबर 37 में देखा, ठीक है ना। तो बहरहाल ये सब बातें हमें पता है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते थे, है ना। ऐसे फेंका, ये वाला अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल गया, ये वाला ऐसे निकल गया, ये वाला ऐसे निकल गया, ये वाला ऐसे निकल गया, ठीक। ये एक एटम हम आपको सिंगल एटम दिखा रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता था कि भाई एटम का जो मोस्ट पार्ट है वो क्या है? एम्प्टी, खाली। मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है इसका? एम्प्टी है, खाली है। इसको फेंका ऐसा निकल गया, इसको फेंका ऐसा निकल गया, ठीक। तो ये बात है। कोई डाउट है बताइए? 1 कंक्लूजन में सब कुछ क्लास में पढ़ भी चुके हम। सेकंड कंक्लूजन, वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, ठीक है। तो इसमें से कुछ पार्टिकल्स आते थे बच्चों जो न्यूक्लियस के आसपास से गुजरते होंगे, ये अल्फा पार्टिकल, ये जैसे न्यूक्लियस के आसपास पहुंचते हैं। अच्छा एक बात तो आप लोगों को पता है, आज की डेट में इतने पढ़े लिखे हो, आपको पता है न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि एटम के न्यूक्लियस में जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह। तो सोचो पॉजिटिव के पास आएगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, धक्का लगेगा उसको। जैसे कि नॉर्थ पोल के पास आता है मैग्नेट के तो रिपेल करता है, वैसे ही प्लस को रिपेल करेगा, ठीक। तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। तो जब अल्फा पार्टिकल इसके आसपास से निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल पे कैसा है? पॉजिटिव है, तो ये ऐसे मुड़ जाता था। याद है? तो यानी कि अच्छा कुछ ही पार्टिकल ऐसे थे तो जो डिफ्लेक्ट होते थे, ठीक है। इससे क्या पता चलता है? वही पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे जो न्यूक्लियस के आसपास पहुंच रहे होंगे, समझ में नहीं। और कुछ ही डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि वो न्यूक्लियस वाला पार्ट जहां पे पॉजिटिव पार्ट होता है बहुत छोटा पार्ट है। यही बात लिखी हुई यहाँ कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखिए, सोचो बच्चों, दिमाग लगाइए। अगर कोई पार्टिकल एकदम सीधा आ जाए, किसकी सीधाई में? न्यूक्लियस की डायरेक्शन में एकदम, और न्यूक्लियस से एकदम आके सीधा ऐसे टक्कर करे, तो न्यूक्लियस भी उतनी पावर से उसको उल्टे डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे देखो, ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे टकराया और रिबाउंड हो जाएगा। तो ये कितना एंगल घूम गया? 180 डिग्री। सुनो बच्चों, अगर कोई पार्टिकल ऐसा जा रहा है और वो लौट के अगर ऐसा आ जाए तो एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। कैसे सर? ऐसे सर, ये ऐसे जा रहा था, ठीक है, ये ऐसे जा रहा था, ठीक है, ये ऐसे जा रहा था, देखो इस डायरेक्शन में, ये मतलब यहाँ पे टकराया और रिबाउंड हो गया ऐसे। तो कैसे हुआ? देखो ये बना 90 तो यहाँ तक बना, और 90 फिर और बन गया, तो 180 डिग्री पे क्या हो गया? रिबाउंड हो गया, ठीक है ना। तो बहुत ही कम पार्टिकल, बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो 180 डिग्री पे रिबाउंड हो जाते थे, रिफ्लेक्ट हो जाते थे, 180 डिग्री पे लौट के आते थे। इससे क्या पता चलता है कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है न्यूक्लियस में वो बहुत ही छोटी जगह में, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, आपको पता है। यही बात लिखी हुई है, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द गोल्ड वर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम इन द एटम, ठीक है। सुनो, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज ऑल द मास, ठीक है। लगभग सारा जो मास है, देखो बच्चों आज की डेट में आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। अब एटम का जो टोटल मास होगा वो किसके किसके कारण होगा? सोचो, न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में कौन? आउटर मोस्ट शेल क्या, जो उसके चारों तरफ शेल्स होती हैं, उसमें कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है तो प्रोटॉन का भी कम है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी होता है और न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन से लगभग भारी होता है, ठीक है ना। तो जो टोटल मास आ रहा है हमारे एटम का वो किसके कारण आ रहा है? उसके
न्यूक्लियस के कारण, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो एटम का जो लगभग मास कॉन्सेंट्रेटेड है वो कहाँ माना जाएगा, उसके न्यूक्लियस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर किससे बना हुआ है, एटम से। अरे भाई मार्कर बहुत सारे एटम से बना हुआ है, ठीक। अब क्या किया हमने, इसको ऐसे हाथ में रब कर दिया। सोचो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इससे इस पे आ गए होंगे, या तो मेरे हाथ से इस पे आ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थोड़ी ना निकल सकते हैं। तो सोचिए जरा, इलेक्ट्रॉन, चलो मान लो कि हमारे मार्कर से निकल के यहाँ पे आ गए 10 इलेक्ट्रॉन, या 1000 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन आ गए, चलो ये आ गए। बताओ क्या ये हल्का हो गया? नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ पे आ गए इसमें से निकल के, लेकिन ये हल्का नहीं हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस में भी इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। तो जो टोटल मास, मतलब लगभग जो एटम का मास होता है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसके न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बात। अब लास्ट में एक जो कंक्लूजन आपने निकाला, आपने नहीं मतलब रदरफोर्ड ने जो निकाला था कैलकुलेशन वगैरह करके, उन्होंने क्या देखा था, बहुत ध्यान से सुनिए। उन्होंने देखा था रेडियस ऑफ द एटम जो है बच्चों, एक मिनट ये वायर फंस रहा है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द एटम जो है, ध्यान से चेक करो। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको दिखाया था कि रेडियस ऑफ द एटम और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का रेशियो कितना आता था, 10 की पावर 5, ठीक है। इसको अदर वे राउंड, अगर आप आर को उधर भेज दो, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 10 की पावर 5 टाइम्स स्मॉल आर, यानी कि रेडियस ऑफ द एटम जो होगा वो न्यूक्लियस के रेडियस से कितना है, 10 टू द पावर 5 टाइम्स ज़्यादा है। अदर वे राउंड बोलो, अदर वे राउंड, आर को उधर भेजो, 10 की पावर 5 को नीचे भेजो, तो ये जो कैपिटल आर है इसमें 10 की पावर 5 का डिवाइड लग जाएगा, चेक कर लो। और जब डिवाइड लग जाता है तो कोई चीज़ छोटी हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो एटम के रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो एटम के रेडियस से 10 टू द पावर 5 टाइम्स लेस है। नहीं समझ में आई बात? अरे एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से, एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज से 10 टू द पावर 5 ज़्यादा है। एंड अदर वे राउंड कैसे बोलोगे कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के साइज से 10 टू द पावर 5 लेस है। तो उनके कैलकुलेशन के अनुसार ये वाला पॉइंट एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो from all these observation he concluded that कि radius of the nucleus is 10 to the power 5 times less than radius of the atom। मतलब बार बार यही बताया जा रहा है आपको कि न्यूक्लियस एटम में बहुत छोटा सा पार्ट होता है, बहुत छोटा सा। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 37 भी देखें बच्चों, जिन बच्चों ने नहीं सॉल्व किया है, ठीक है, तो वहाँ से फीलिंग आ जाएगी। कोई डाउट है बताइए इसमें, कर लीजिए।